चैप्टर 4 अंधेरे में रोशनी। किसी व्यक्ति का स्वभाव चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, और हरलॉक होम्स उन लोगों में से एक है जिन पर दुर्भाग्य का बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें सबसे साहसी योद्धा को भी युद्ध में जोखिम उठाने से पहले अपनी सेना को संगठित करने की आवश्यकता महसूस होती है। मैं आज छुट्टी ले लूंगा, शोल्मेस ने कहा। और मुझे क्या करना चाहिए? विल्सन ने पूछा। विल्सन, मुझे देखने दो। तुम हमारे कपड़ों को फिर से भरने के लिए कुछ अंडरवियर और लिनन खरीद सकते हो, जबकि मैं आराम करता हूँ। बहुत अच्छा, शोल्मेस, जब तक तुम सोओगे मैं देखूंगा। विल्सन ने ये शब्द चौकी पर तैनात एक पहरेदार की तरह कहे, और इसलिए सबसे बड़े खतरे में थे। उनकी छाती फूल गई थी, उनकी मांसपेशियां तनी हुई थीं। चतुराई से देखते हुए उन्होंने आधिकारिक तौर पर उस छोटे से कमरे की जांच की जिसमें उन्होंने अपना ठिकाना बनाया था। बहुत बढ़िया, विल्सन, तुम देख सकते हो। मैं दुश्मन के तरीकों के हिसाब से हमले की एक ऐसी रणनीति तैयार करने में व्यस्त रहूंगा जिसका सामना करने के लिए हमें बुलाया गया है। क्या तुम देखते हो, विल्सन, हम इस लुपिन के चक्कर में धोखा खा गए हैं। मेरी राय है कि हमें इस मामले की शुरुआत से ही शुरू कर देना चाहिए, और अगर संभव हो तो उससे पहले भी। लेकिन क्या हमारे पास पर्याप्त समय है? 9 दिन, प्यारे लड़के। ये 5 दिन बहुत ज्यादा हैं। अंग्रेज ने पूरी दोपहर धूम्रपान और नींद में बिताई। उसने अगले दिन तक हमले की अपनी नई योजना पर विचार नहीं किया। फिर उसने कहा, विल्सन, मैं तैयार हूँ। चलो दुश्मन पर हमला करते हैं। आगे बढ़ो, मैकिफ। विल्सन ने युद्ध के जोश से भरकर कहा। मैं अग्रिम पंक्ति में लड़ना चाहता हूँ। ओह, डरो मत। मैं अपने राजा और देश का नाम रोशन करूंगा, क्योंकि मैं एक अंग्रेज हूँ। सबसे पहले, शोल्मेस ने 3 लंबी और महत्वपूर्ण मुलाकातें की, मॉन्सियोर डेटिनान के साथ, जिनके कमरों की उन्होंने अत्यंत सावधानी और सटीकता से जांच की, सुज़न गेरबोइस के साथ, जिनसे उन्होंने गोरी महिला के संबंध में पूछताछ की, और सिस्टर ऑगस्टे के साथ, जो बैरन डी हॉट्रेक की हत्या के बाद से विजिटेंडाइन्स के कॉन्वेंट में सेवानिवृत्त हो गई थीं। इनमें से प्रत्येक साक्षात्कार में विल्सन बाहर ही रहे, और हर बार उन्होंने पूछा। संतोषजनक, निस्संदेह, मुझे यकीन था कि हम सही रास्ते पर हैं। उन्होंने हेनरी मार्टिन एवेन्यू में स्वर्गीय बैरन डी हॉट्रेक के घर से सटे 2 घरों का दौरा किया, फिर उन्होंने रूए क्लेपरॉन का दौरा किया, और जब वो नंबर 25 के सामने का निरीक्षण कर रहे थे, तो शोल्मेस ने कहा, ये सभी घर गुप्त रास्तों से जुड़े होंगे, लेकिन मैं उन्हें नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। अपने जीवन में पहली बार विल्सन को अपने प्रसिद्ध सहयोगी की सर्वशक्तिमानता पर संदेह हुआ। अब वह इतना क्यों बोलता है और इतना कम काम करता है? क्यों? विल्सन के गुप्त विचार के उत्तर में शोल्मेस ने कहा, क्योंकि इस साथी ल्यूपिन के साथ, एक व्यक्ति को अंधेरे में काम करना पड़ता है, और स्थापित तथ्यों से सत्य को निकालने के बजाय उसे अपने मस्तिष्क से निकालना पड़ता है, और उसके बाद ये जानना पड़ता है कि क्या यह मामले के तथ्यों द्वारा समर्थित है। लेकिन गुप्त मार्गों का क्या? वे अवश्य ही मौजूद होंगे, लेकिन भले ही मैं उन्हें खोज लूं, और इस तरह जान लूं कि आर्सेन ल्यूपिन ने वकील के घर में कैसे प्रवेश किया और कैसे गोरी महिला हत्या के बाद बैरन डी हॉट्रेक के घर से भाग निकली, इससे क्या फायदा होगा? इससे मुझे क्या मदद मिलेगी? क्या इससे मुझे हमला करने का हथियार मिल जाएगा? विल्सन ने कहा, चलो हम भी उसी तरह उस पर हमला करते हैं। उसने ये शब्द कहे ही थे कि वह डर के मारे चिल्लाते हुए पीछे हट गया। उनके पैरों के पास कुछ गिरा था। ये रेत से भरा एक थैला था जो अगर उन पर गिरता तो उन्हें गंभीर चोट लग सकती थी। शोल्मेस ने ऊपर देखा। कुछ लोग घर की 5वीं मंजिल पर बालकनी से जुड़ी मचान पर काम कर रहे थे। उसने कहा, हम भाग्यशाली थे, एक कदम और आगे बढ़ते तो वह भारी बैग हमारे सिर पर गिर जाता। मुझे आश्चर्य है कि क्या। अचानक आवेग से प्रेरित होकर वह घर में घुसा, 5 मंजिल सीढ़ियां चढ़ी, घंटी बजाई, दरवाजे पर आए नौकर को चौंकाते हुए और घबराते हुए कमरे में घुसा, और घर के सामने बालकनी में पहुंचा। लेकिन वहां कोई नहीं था। वे कामगार कहाँ हैं जो थोड़ी देर पहले यहाँ थे? उसने नौकर से पूछा। वे अभी अभी गए हैं। वे किस रास्ते गए?
नौकरों की सीढ़ियों के पास शोल्मेस खिड़की से बाहर झुके। उन्होंने देखा कि दो आदमी साइकिल लेकर घर से निकल रहे हैं। वे साइकिल पर सवार होकर कोने में जाकर जल्दी से गायब हो गए। वे इस मचान पर कब से काम कर रहे हैं? वे लोग सिर्फ आज सुबह से। यह उनका पहला दिन है। शोल्म्स सड़क पर लौट आए और विल्सन के साथ मिल गए। वे दोनों साथ साथ होटल लौट आए और इस तरह दूसरा दिन एक शोकपूर्ण सन्नाटे में समाप्त हुआ। अगले दिन उनका कार्यक्रम लगभग एक जैसा ही था। वे हेनरी मार्टिन एवेन्यू में एक बेंच पर साथ बैठे थे, जो विल्सन को बहुत नापसंद था, क्योंकि विल्सन को उस घर को लंबे समय तक देखना अच्छा नहीं लगता था जिसमें ये त्रासदी घटी थी। आप क्या उम्मीद करते हैं, शोल्मेस, कि आर्सेन ल्यूपिन घर से बाहर चली जाएगी? नहीं, वह गोरी महिला प्रकट होगी। नहीं, तो क्या मैं किसी ऐसी घटना की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जो घटित हो, कोई छोटी सी घटना जो मुझे काम करने के लिए सुराग दे? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मुझे स्वयं ही वह चिंगारी पैदा करनी होगी जो बारूद में आग लगा देगी। एक अकेली घटना ने, और वह भी अप्रिय प्रकृति की, सुबह की एकरसता को तोड़ दिया। एक सज्जन सड़क पर घोड़े पर सवार थे, तभी उनका घोड़ा अचानक इस तरह मुड़ा कि वह उस बेंच से जा टकराया जिस पर वे बैठे थे, और शोल्मेस के कंधे पर हल्का सा झटका लगा। हाँ, शोल्म्स ने कहा, थोड़ा और होता तो मेरा कंधा टूट जाता। सज्जन ने अपने घोड़े को बचाने के लिए संघर्ष किया। अंग्रेज ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और उसे तान दिया, लेकिन विल्सन ने उसकी बांह पकड़ ली और कहा, मूर्ख मत बनो। तुम क्या करने जा रहे हो? उस आदमी को मार डालो। मुझे अकेला छोड़ दो, विल्सन। जाने दो। शोल्मेस और विल्सन के बीच संक्षिप्त संघर्ष के दौरान अजनबी भाग गया। अब आप गोली चला सकते हैं, विल्सन ने विजयी भाव से कहा, जब घुड़सवार कुछ दूरी पर था। विल्सन, तुम मूर्ख हो। क्या तुम नहीं समझते कि वो आदमी आर्सेन ल्यूपिन का साथी है? शोल्म्स क्रोध से कांप रहा था। विल्सन दयनीय ढंग से हकलाते हुए बोला, क्या वो आदमी एक साथी? हाँ, वही कामगार जिन्होंने कल हमारे ऊपर रेत का बैग गिराने की कोशिश की थी। ये संभव नहीं हो सकता। संभव हो या न हो, इसे साबित करने का केवल एक ही तरीका था, उस आदमी को मारकर, नहीं घोड़े को मारकर। अगर तुमने मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता तो मैं ल्यूपिन के एक साथी को पकड़ लेता। अब क्या तुम्हें अपनी मूर्खता का एहसास हुआ? दोपहर भर दोनों आदमी उदास रहे। उन्होंने एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं बोला। 5 बजे वे रू क्लैपरऑन गए, लेकिन घरों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए सावधान रहे। हालांकि 3 युवक जो सड़क से हाथ में हाथ डाले गाते हुए गुजर रहे थे, शोल्मेस और विल्सन के खिलाफ दौड़े और उन्हें जाने से मना कर दिया। शोल्मेस, जो कि खराब मूड में था, ने उनके साथ रास्ता देने का विरोध किया। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद शोल्मेस ने अपनी मुट्ठियों का सहारा लिया। उसने एक आदमी की छाती पर जोरदार वार किया, दूसरे के चेहरे पर, और इस तरह अपने 2 विरोधियों को परास्त कर दिया। इसके बाद वे तीनों भाग निकले और गायब हो गए। शोल्मेस ने कहा, इससे मुझे बहुत फायदा हुआ। मुझे थोड़ी कसरत की जरूरत थी। लेकिन विल्सन दीवार के सहारे झुका हुआ था। शोल्मेस ने कहा, क्या बात है, बूढ़े दोस्त, तुम काफी पीले पड़ गए हो। विल्सन ने अपने बाएं हाथ की ओर इशारा किया, जो लटका हुआ था, और हकलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि यह क्या है। मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा। क्या ये गंभीर है? हाँ, मुझे ऐसा ही डर लग रहा है। उसने अपना हाथ ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन वो असहाय था। शोल्म्स ने उसे पहले तो धीरे से, फिर धीरे से महसूस किया, ये देखने के लिए कि उसे कितनी बुरी तरह चोट लगी है। उन्होंने कहा। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि विल्सन को वास्तव में चोट लगी है, इसलिए वे उसे एक पड़ोसी फार्मेसी में ले गए, जहां करीब से जांच करने पर पता चला कि हाथ टूट गया था और विल्सन को अस्पताल ले जाना चाहिए था। इस बीच उन्होंने उसका हाथ खोल दिया और उसकी पीड़ा को कम करने के लिए कुछ उपाय किए। आओ आओ, बूढ़े दोस्त, खुश हो जाओ, शोल्म्स ने कहा, जो विल्सन की बांह पकड़े हुए था। 5 या 6 सप्ताह में तुम फिर से ठीक हो जाओगे। लेकिन मैं उन्हें वापस कर दूंगा, बदमाशों को।
खासकर ल्यूपिन, क्योंकि यह उसका काम है। इसमें कोई शक नहीं। मैं तुम्हें कसम देता हूँ कि अगर कभी। वह अचानक रुक गया, हाथ नीचे गिरा दिया, जिससे विल्सन को इतना दर्द हुआ कि वो लगभग बेहोश हो गया और अपने माथे पर हाथ मारते हुए शोल्मेस ने कहा, विल्सन, मेरे पास एक विचार है। तुम्हें पता है, मेरे पास कभी कभी एक विचार आता है। वो क्षण भर चुपचाप खड़ा रहा, घूरती आंखों से, और फिर संक्षिप्त, तीखे वाक्यांशों में बुदबुदाया, हाँ, यही है। इससे सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मेरे पैरों के ठीक नीचे। और मैंने इसे नहीं देखा। आह, पर ब्लू, मुझे इसके बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए था। विल्सन, मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। अपने पुराने दोस्त को अचानक छोड़कर शोल्मेस सड़क पर भाग गया और सीधे 25 नंबर के घर में चला गया। दरवाजे के दाईं ओर एक पत्थर पर उसने ये शिलालेख पढ़ा, डेस्टेंज, वास्तुकार, 1875। मकान संख्या 23 पर भी ऐसा ही शिलालेख था। बेशक इसमें कुछ भी असामान्य नहीं था, लेकिन हेनरी मार्टिन एवेन्यू में घरों पर क्या लिखा हो सकता है? एक गाड़ी गुजर रही थी। उसने उसे पकड़ लिया और ड्राइवर को उसे हेनरी मार्टिन एवेन्यू नंबर 134 पर ले जाने का निर्देश दिया। वो उत्तेजना से भर गया। वो गाड़ी में खड़ा हो गया और घोड़े को और तेज गति से चलने के लिए कहा। उसने ड्राइवर को अतिरिक्त पोरबोयर की पेशकश की। जल्दी करो, जल्दी करो। जब वे रुए डेला पोम्पे से वापस लौटे तो उनकी बेचैनी कितनी बढ़ गई थी। क्या उन्हें आखिरकार सच्चाई की एक झलक मिल गई थी? स्वर्गीय बैरन के घर के एक पत्थर पर उन्होंने ये शब्द पढ़े, डेस्टेंज, वास्तुकार, 1874। और इसी तरह का एक शिलालेख 2 आसन घरों पर दिखाई दिया। प्रतिक्रिया ऐसी थी कि वह गाड़ी की सीट पर बैठ गया, खुशी से कांप रहा था। आखिरकार प्रकाश की एक छोटी सी किरण ने उन अंधेरे साए को भेद दिया था जो इन रहस्यमय अपराधों को घेरे हुए थे। विशाल उदास जंगल में जहां हजारों रास्ते एक दूसरे से होकर गुजरते थे, उसने दुश्मन के रास्ते का पहला सुराग खोज लिया था। वह एक शाखा डाकघर में गया और क्रोजोन महल से टेलीफोन पर संपर्क स्थापित किया। काउंटेस ने फोन कॉल का जवाब दिया। नमस्ते, क्या यह आप हैं, मैडम? महाशय शोल्मेस, है न? सब ठीक चल रहा है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हेलो, जी हाँ, मैं आपको सुन रहा हूँ। मुझे बताओ, क्रोजोन महल कब बना था? यह आग से नष्ट हो गया था और लगभग 30 साल पहले इसका पुनर्निर्माण किया गया। इसे किसने बनवाया और किस वर्ष? घर के सामने एक शिलालेख है जिसमें लिखा है, लुसीन डेस्टेंज, वास्तुकार, 1877। धन्यवाद मैडम, बस इतना ही। अलविदा। वो ये कहते हुए चला गया। डेस्टेंज, लुसीन डेस्टेंज, ये नाम तो जाना पहचाना लगता है। उन्होंने एक सार्वजनिक वाचनालय देखा, अंदर गए, आधुनिक जीवनी के शब्दकोश से परामर्श किया और निम्नलिखित जानकारी की प्रतिलिपि बनाई। लुसीन डेस्टेंज, जन्म 1840, ग्रैंड प्रिक्स डी रोम, लीजन ऑफ ऑनर के अधिकारी, वास्तुकला आदि पर कई मूल्यवान पुस्तकों के लेखक। फिर वह फार्मेसी में वापस आया और पाया कि विल्सन को अस्पताल ले जाया गया है। वहां शोल्मेस ने पाया कि उसके हाथ में पट्टियां बंधी हुई थीं और वह बुखार से कांप रहा था। विजय, विजय, शोल्मेस चिल्लाया। मैं धागे का एक सिरा पकड़ता हूँ। किस धागे का? वह जो जीत की ओर ले जाता है। मैं अब ठोस जमीन पर चलूंगा, जहां पैरों के निशान होंगे, सुराग होंगे। सिगरेट की राख? विल्सन ने पूछा, जिसकी जिज्ञासा ने उसके दर्द पर काबू पा लिया था। और भी बहुत सी बातें। जरा सोचो, विल्सन, मुझे वो रहस्यमय कड़ी मिल गई है जो उन अलग अलग रोमांचों को जोड़ती है जिनमें गोरी महिला ने भूमिका निभाई थी। ल्यूपिन ने अपने कारनामों के दृश्यों के लिए उन 3 घरों को क्यों चुना? हाँ, क्यों? क्योंकि उन तीनों घरों को एक ही वास्तुकार ने बनाया था। यह एक आसान समस्या थी, है न? बेशक, लेकिन इसके बारे में किसने सोचा होगा? कोई नहीं, केवल तुम। और मेरे अलावा कौन जानता है कि एक ही वास्तुकार ने, समान योजनाओं के उपयोग से, एक व्यक्ति के लिए 3 अलग अलग कार्यों को निष्पादित करना संभव बना दिया है, जो दिखने में चमत्कारी होते हुए भी, वास्तव में, काफी सरल और आसान है।
ये सौभाग्य की बात थी। और अब समय आ गया है, प्यारे लड़के, क्योंकि मैं बहुत अधीर हो रहा था। तुम्हें पता है, ये हमारा चौथा दिन है 10 में से। ओह! इसके बाद शॉलमेज़ उत्साहित, प्रसन्न और सामान्य से अधिक प्रसन्न था। और जब मैं सोचता हूँ कि इन बदमाशों ने मुझ पर सड़क पर हमला किया होगा और मेरा हाथ तोड़ दिया होगा, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने तुम्हारा किया है। क्या ऐसा नहीं है, विल्सन? विल्सन इस भयानक विचार से कांप उठे। शोल्म्स ने आगे कहा, हमें इस सबक से लाभ उठाना चाहिए। मैं देख सकता हूँ, विल्सन, कि ल्यूपिन से खुले में लड़ने की कोशिश करके और खुद को उसके हमलों के सामने खुला छोड़कर हम गलत थे। विल्सन ने कहा, मैं इसे देख सकता हूँ और अपने टूटे हाथ में इसे महसूस भी कर सकता हूँ। विल्सन, तुम्हारे पास एक ही सांत्वना है, वो ये कि मैं बच गया। अब मुझे दोगुना सतर्क रहना होगा। खुली लड़ाई में वह मुझे हरा देगा, लेकिन अगर मैं अंधेरे में उसकी नज़रों से बचकर काम कर सकता हूँ, तो मैं फ़ायदे में हूँ, चाहे उसकी सेना कितनी भी मजबूत क्यों न हो। गनीमाद शायद कुछ सहायता कर सकता है। कभी नहीं। जिस दिन मैं सच में कह सकूंगा, आर्सेन ल्यूपिन वहाँ है, मैं तुम्हें शिकार दिखाऊंगा, और उसे कैसे पकड़ा जाए, मैं गनीमाद से मिलने जाऊंगा, जो उसने मुझे 2 पते दिए हैं, रूए पेरगोलेसे में उसका निवास, या प्लेस डू चेटेलेट में सुइस सराय में। लेकिन उस समय तक मैं अकेले ही काम करूंगा। वह बिस्तर के पास गया, विल्सन के कंधे पर हाथ रखा, बेशक उसके दुखते कंधे पर, और उससे कहा, अपना ख्याल रखना, बूढ़े साथी। अब से तुम्हारा काम आर्सेन ल्यूपिन के 2 या 3 आदमियों को यहाँ व्यस्त रखना होगा, ताकि वे व्यर्थ ही मेरी वापसी का इंतजार करें और तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करें। ये तुम्हारे लिए एक गुप्त मिशन है न? हाँ, और मैं इसे ईमानदारी से पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर तुम यहाँ फिर कभी नहीं आना चाहोगे? किस लिए? शोल्मेस ने पूछा। मुझे नहीं पता। बेशक, मैं जितना संभव हो सके उतना अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन हेरलॉक, मेरी एक आखिरी सेवा करो, मुझे पानी पिलाओ। एक ड्रिंक। हाँ, मैं प्यास से मर रहा हूँ, और बुखार से। निश्चित रूप से सीधे। उसने पानी लाने का नाटक किया, तंबाकू का एक पैकेट देखा, अपना पाइप सुलगाया और फिर, जैसे उसने अपने मित्र की प्रार्थना नहीं सुनी हो, वह चला गया, जबकि विल्सन उस दुर्गम पानी के लिए मूक प्रार्थना कर रहा था। महाशय देसतांगे, नौकर ने उस व्यक्ति को सिर से पैर तक देखा, जिसके लिए उसने घर का दरवाजा खोला था। वह शानदार घर जो प्लेस मालेशर्ब्स और रूए मोंटेचानिन के कोने पर स्थित था, और सफ़ेद बाल, बुरी तरह से मुंडा हुआ, एक मैला काला कोट पहने हुए, अपने चेहरे की तरह ही कुरूप और अनाकर्षक शरीर वाले उस आदमी को देखकर, उसने उस तिरस्कार के साथ उत्तर दिया, जो उसने सोचा कि अवसर के अनुरूप था। महाशय देसतांगे घर पर हो भी सकते हैं और नहीं भी। ये निर्भर करता है, क्या महाशय के पास कोई कार्ड है? महाशय के पास कार्ड नहीं था, लेकिन उनके पास परिचय पत्र था और नौकर द्वारा पत्र को मोन डेस्टेंज के पास ले जाने के बाद, उन्हें उस सज्जन के सामने ले जाया गया जो घर के एक हिस्से में स्थित एक बड़े गोलाकार कमरे या रोटुंडा में बैठे थे। यह एक पुस्तकालय था, और इसमें पुस्तकों और वास्तुकला के चित्रों की भरमार थी। जब अजनबी अंदर आया, तो वास्तुकार ने उससे कहा, आप महाशय स्टिकमैन हैं? हाँ, महाशय। मेरे सचिव ने मुझे बताया कि वे बीमार हैं, और उन्होंने आपको पुस्तकों की सामान्य सूची जारी रखने के लिए भेजा है, जिसे उन्होंने मेरे निर्देशन में शुरू किया था, और विशेष रूप से जर्मन पुस्तकों की सूची। क्या आप उस तरह के काम से परिचित हैं? हाँ, महाशय, बिल्कुल, उन्होंने मजबूत जर्मन लहजे में जवाब दिया। इन परिस्थितियों में सौदा जल्द ही संपन्न हो गया और मोन डेस्टेंज ने अपने नए सचिव के साथ काम शुरू कर दिया। हेरलॉक शोल्मेस को घर में प्रवेश मिल गया था। आर्सेन ल्यूपिन की निगरानी से बचने और लुसियन डेस्टेंज और उनकी बेटी क्लोटिल्डे के घर में प्रवेश पाने के लिए प्रसिद्ध जासूस को कई तरह की चालें चलनी पड़ी और कई नामों से खुद को कई लोगों के भरोसे और कृपालु बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। संक्षेप में, 48 घंटों के दौरान सबसे जटिल जीवन जीना पड़ा। उस दौरान उसने निम्नलिखित जानकारी हासिल की। मोन डेस्टेंज अपने खराब स्वास्थ्य के कारण सक्रिय व्यवसाय से सेवानिवृत्त हो चुके थे,
अब वास्तुकला के विषय पर उनके द्वारा एकत्रित की गई कई पुस्तकों के बीच रहते थे। उन्हें उन धूल भरी पुरानी पुस्तकों को देखने और संभालने में असीम आनंद मिलता था। उनकी बेटी क्लोटिल्डे को सनकी माना जाता था। वह अपना समय घर के दूसरे हिस्से में बिताती थी और कभी बाहर नहीं जाती थी। बेशक, शोल्मेस ने खुद से कहा, जब उसने रजिस्टर में उन किताबों के शीर्षक लिखे जो मोन डेस्टेंज ने उसे लिखवाए थे, ये सब अस्पष्ट और अधूरा है, लेकिन ये काफी आगे की ओर एक लंबा कदम है। मैं निश्चित रूप से इन दिलचस्प समस्याओं में से एक को हल करूंगा। क्या मोन डेस्टेंज आर्सेन ल्यूपिन से जुड़ा हुआ है? क्या वह उससे मिलना जारी रखता है? क्या तीनों घरों के निर्माण से संबंधित कागजात अभी भी मौजूद हैं? क्या वे कागजात मुझे इसी तरह के निर्माण के अन्य घरों के स्थान के बारे में नहीं बताएंगे जिन्हें आर्सेन ल्यूपिन और उनके सहयोगी भविष्य में लूट लेंगे? मॉन्सियर डेस्टेंज, आर्सेन ल्यूपिन का साथी। वह आदरणीय व्यक्ति, लीजन ऑफ ऑनर का एक अधिकारी, एक चोर के साथ मिलकर काम कर रहा था, ऐसा विचार बेतुका था। इसके अलावा, अगर हम मानते हैं कि ऐसी मिलीभगत मौजूद है, तो मॉन्सियर डेस्टेंज 30 साल पहले आर्सेन ल्यूपिन की चोरी की भविष्यवाणी कैसे कर सकते थे, जो तब एक शिशु थी? कोई बात नहीं, अंग्रेज अडिग था। अपनी अद्भुत गंध और उस सहज बोध के कारण जो उसे कभी निराश नहीं करता था, उसे लगा कि वो किसी अजीब रहस्य के बीच में है। जब से वह पहली बार घर में दाखिल हुआ था, तब से वह उस धारणा के प्रभाव में था, और फिर भी वह ये नहीं बता पाया कि उसके संदेह का आधार क्या था। दूसरे दिन की सुबह तक उसे कोई खास खोज नहीं मिली थी। उस दिन 2 बजे उसने पहली बार क्लोटिल्डे डेस्टेंज को देखा। वो एक किताब की तलाश में लाइब्रेरी में आई थी। वो लगभग 30 साल की थी, एक श्यामला, धीमी और चुप रहने वाली, चेहरे पर उदासीनता की वह अभिव्यक्ति थी जो एकांत जीवन जीने वाले लोगों की विशेषता है। उसने अपने पिता से कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया और फिर शोल्मेस की ओर देखे बिना ही चली गई। दोपहर नीरसता से बीत रही थी। 5 बजे मोन डेस्टेंज ने बाहर जाने का इरादा जाहिर किया। शोल्मेस गोलाकार गैलरी में अकेला था जो रोटुंडा के फर्श से लगभग 10 फीट ऊपर बनाई गई थी। लगभग अंधेरा हो चुका था। वह बाहर जाने ही वाला था कि उसने हल्की सी आवाज़ सुनी और साथ ही उसे लगा कि कमरे में कोई है। कुछ और देखने या सुनने से पहले कई मिनट बीत गए। फिर वह कांप उठा। एक छायादार आकृति अंधेरे से उभरी, उसके बिल्कुल करीब, बालकनी पर। यह अविश्वसनीय लग रहा था। ये रहस्यमय आगंतुक वहां कब से था? वह कहाँ से आया था? अजीब आदमी सीढ़ियों से उतरा और सीधे एक बड़ी ओक की अलमारी के पास गया। शोल्मेस उस आदमी की हरकतों पर गहरी नज़र रखता था। उसने उसे उन कागज़ों में खोजते हुए देखा जिनसे अलमारी भरी हुई थी। वह क्या ढूंढ रहा था? तभी दरवाज़ा खुला और मैडम डेस्टेंज अंदर आईं और अपने पीछे आ रहे किसी व्यक्ति से बोलीं, तो आपने बाहर न जाने का फैसला कर लिया है, पापा? तो मैं एक बत्ती जला दूंगा। 1 सेकंड, हिलना मत। अजीब आदमी ने अलमारी बंद कर दी और पर्दे खींचकर एक बड़ी खिड़की के छेद में छिप गया। क्या मल्ले डेस्टेंज ने उसे नहीं देखा? क्या उसने उसे नहीं सुना? उसने शांति से बिजली की बत्तियां जलाईं। वो और उसके पिता एक दूसरे के करीब बैठ गए। उसने अपने साथ लाए एक किताब खोली और पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मिनट बीतने के बाद उसने कहा, आपका सचिव चला गया है। हाँ, मैं उसे नहीं देख रहा हूँ। क्या तुम्हें वह पहले की तरह ही पसंद है? उसने पूछा, जैसे कि उसे असली सचिव की बीमारी और स्टिकमैन द्वारा उसके स्थान पर रखे जाने के बारे में पता ही न हो। ओह हाँ, महाशय डेस्टेंज का सिर इधर उधर हिल रहा था। वह सो रहा था। लड़की ने फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। एक क्षण बाद खिड़की के पर्दों में से एक को पीछे धकेला गया और वह अजीब आदमी बाहर आया और दीवार के साथ साथ दरवाजे की ओर सरक गया, जिससे उसे महाशय डेस्टेंज के पीछे से गुजरना पड़ा, लेकिन क्लोटिल्डे के सामने से, और वह रोशनी में आ गया ताकि हेरलॉक शोल्मेस को उस आदमी का चेहरा अच्छी तरह से दिखाई दे। वह आर्सेन ल्यूपिन था। अंग्रेज बहुत खुश हुआ। उसकी भविष्यवाणी सच साबित हुई। वह रहस्य की तह तक पहुंच गया था और पाया कि आर्सेन ल्यूपिन ही रहस्य की असली जड़ है। क्लोटिल्डे ने अभी तक उसकी उपस्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दिखाई थी।
हालांकि यह बिल्कुल असंभव था कि घुसपैठिए की कोई भी हरकत उसकी नज़र से बच गई हो। ल्यूपिन लगभग दरवाजे के पास पहुंच गया था और वास्तव में उसका हाथ पहले से ही दरवाजे की कुंडी को ढूंढ रहा था, जब उसका कोट एक छोटी सी मेज से टकराया और किसी चीज से फर्श पर गिर गया। महाशय डेस्टेंज चौंक कर जाग गए। आर्सेन ल्यूपिन पहले से ही उसके सामने खड़ा था, हाथ में टोपी लिए मुस्कुरा रहा था। मैक्सिम बर्मंड, मून, डेस्टेंज ने खुशी से कहा। मेरे प्यारे मैक्सिम, कौन सा सौभाग्य तुम्हें यहाँ लेकर आया है। आप और मैडमोसेले डेस्टेंज को देखने की इच्छा। आप अपनी यात्रा से कब लौटे? कल। तुम्हें रात के खाने तक रुकना होगा। नहीं, धन्यवाद, मुझे खेद है, लेकिन मेरा कुछ दोस्तों के साथ एक रेस्तरां में भोजन करने का अपॉइंटमेंट है। कल आओ तो, क्लोटिल्डे, तुम्हें उसे कल आने के लिए आग्रह करना होगा। आह, मेरे प्यारे मैक्सिम, तुम्हारी अनुपस्थिति के दौरान मैंने कई बार तुम्हारे बारे में सोचा। वास्तव में, हाँ, मैंने उस अलमारी में रखे अपने सारे पुराने कागजात देखे और हमें हमारा आखिरी खाता विवरण मिल गया। कौन सा खाता? एवेन्यू हेनरी मार्टिन से संबंधित। अरे, क्या तुम ऐसे कागज रखते हो? किस लिए? फिर वे तीनों कमरे से बाहर चले गए और लाइब्रेरी से लगे एक छोटे से बैठकखाने में अपनी बातचीत जारी रखी। क्या ये ल्यूपिन है? शोल्म्स ने अचानक संदेह के भाव में खुद से पूछा। निश्चित रूप से, सभी दिखावटों से, ये वही था, और फिर भी ये कोई और भी था जो कुछ मामलों में आर्सेन ल्यूपिन जैसा था, और जिसने अभी भी अपना व्यक्तित्व, चेहरे की विशेषताएं और बालों का रंग बनाए रखा था। शोल्म्स को बगल के कमरे में ल्यूपिन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो कुछ कहानियां सुना रहा था, जिस पर मोन डेस्टेंज दिल खोलकर हंसा, और जिसने उदास क्लोटिल्डे के होठों पर भी मुस्कान ला दी। और उनमें से प्रत्येक मुस्कान वो पुरस्कार प्रतीत हो रही थी जिसे आर्सेन ल्यूपिन खोज रहा था, और जिसे पाकर वह खुश था। उसकी सफलता ने उसे अपने प्रयासों को दोगुना करने के लिए प्रेरित किया और अनजाने में, उस स्पष्ट और प्रसन्न आवाज़ की आवाज़ पर, क्लोटिल्डे का चेहरा चमक उठा और वह ठंडा और उदासीन भाव गायब हो गया जो आमतौर पर उस पर व्याप्त रहता था। वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, शोल्मेस ने सोचा, लेकिन क्लोटिल्डे डेस्टेंज और मैक्सिम बर्मंड के बीच आखिर क्या समानता हो सकती है? क्या वह जानती है कि मैक्सिम कोई और नहीं बल्कि आर्सेन ल्यूपिन है? 7 बजे तक शोल्मेस उत्सुकता से सुनता रहा, बातचीत से लाभ उठाने की कोशिश करता रहा। फिर, असीम सावधानी के साथ, वह गैलरी से उतरा, कमरे के किनारे से दरवाजे तक इस तरह से रेंगता हुआ गया कि बगल के कमरे में बैठे लोग उसे न देख सकें। जब वह सड़क पर पहुंचा तो शोल्मेस ने खुद को संतुष्ट कर लिया कि वहां न तो कोई कार है और न ही कोई टैक्सी। फिर वह धीरे धीरे मालेशर्ब्स बुलेवार्ड के साथ लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ा। वह बगल की सड़क पर मुड़ा, उसने अपनी बांह पर लटका हुआ ओवरकोट पहना, अपनी टोपी का आकार बदला, एक सीधी चाल अपनाई और इस तरह रूपांतरित होकर एक ऐसी जगह पर वापस आया जहां से वह मोन डेस्टेंज के घर का दरवाज़ा देख सकता था। कुछ ही मिनटों में आर्सेन ल्यूपिन बाहर आया और कॉन्स्टेंटिनोपल और लंदन के रास्ते पेरिस के केंद्र की ओर चल पड़ा। हिरलॉक शोल्म्स 100 कदम की दूरी पर उसके पीछे चल रहा था। अंग्रेज के लिए रोमांचक क्षण। वह उत्सुकता से हवा को सूंघ रहा था, जैसे कोई शिकारी कुत्ता किसी ताज़ी खुशबू का पीछा करता है। उसे अपने विरोधी का इस तरह पीछा करना एक सुखद बात लगी। अब हरलॉक शोल्म्स पर नज़र नहीं रखी जा रही थी, बल्कि आर्सेन ल्यूपिन, अदृश्य आर्सेन ल्यूपिन पर नज़र रखी जा रही थी। उसने उसे, यूं कहें, अपनी नज़रों की मुट्ठी में जकड़ रखा था, एक अदृश्य बंधन से जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। और वह ये सोचकर खुश था कि शिकार उसका था। लेकिन जल्द ही उसे एक संदिग्ध परिस्थिति का पता चला। उसके और आर्सेन ल्यूपिन के बीच की जगह में उसने कई लोगों को एक ही दिशा में यात्रा करते हुए देखा, खास तौर पर सड़क के बाईं ओर 2 हटे कट्टे लोग जो ढीली टोपी पहने हुए थे और दाईं ओर 2 अन्य लोग टोपी पहने हुए और सिगरेट पीते हुए। बेशक उस इलाके में उनकी मौजूदगी संयोग का नतीजा हो सकती है, लेकिन शोल्मेस को तब और भी आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि ल्यूपिन के तंबाकू की दुकान में घुसने पर चारों आदमी रुक गए, और इससे भी ज्यादा आश्चर्य तब हुआ जब ल्यूपिन के दुकान से बाहर निकलने के बाद चारों आदमी फिर से शुरू हो गए, हर कोई सड़क के अपने अपने हिस्से में रहा।
लानत है, शोलमेस ने बुदबुदाया, उसका पीछा किया जा रहा है। वो इस विचार से परेशान था कि दूसरे लोग आर्सेन ल्यूपिन का पीछा कर रहे थे, कि कोई उसे गौरव से वंचित कर सकता है। उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी, लेकिन अकेले ही अपने सबसे दुर्जय दुश्मन को पकड़ने की अपार खुशी से। और उसे लगा कि वो गलत नहीं था। लोगों ने शोल्म्स की अनुभवी आंखों के सामने उन लोगों की शक्ल और तरीका पेश किया, जो अपनी चाल को दूसरे के हिसाब से ढालते हुए एक लापरवाह और स्वाभाविक रूप दिखाना चाहते हैं। क्या ये गनीमाद का काम है? शोलमेस ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्या वह मुझे धोखा दे रहा है? वो उनमें से किसी एक से बात करने के लिए इच्छुक था ताकि उसके साथ मिलकर काम कर सके, लेकिन जैसे जैसे वे बुलेवार्ड के पास पहुंच रहे थे, भीड़ बढ़ती जा रही थी और उसे डर था कि वह ल्यूपिन को नज़रअंदाज कर सकता है। इसलिए उसने अपनी गति तेज कर दी और ठीक उसी समय बुलेवार्ड में मुड़ गया जब उसने देखा कि ल्यूपिन रुए डू हेल्डा के कोने पर स्थित हंगेरियन रेस्तरां की सीढ़ियां चढ़ रहा था। रेस्तरां का दरवाज़ा खुला था, इसलिए शोलमेस बुलेवार्ड के दूसरी तरफ एक बेंच पर बैठे हुए ल्यूपिन को एक मेज पर बैठते हुए देख सकता था, जो आलीशान ढंग से सजी हुई और फूलों से सजी हुई थी, जिस पर पहले से ही 3 सज्जन और 2 सुंदर दिखने वाली महिलाएं बैठी हुई थीं और जिन्होंने ल्यूपिन का हार्दिक अभिवादन किया। शोलमेस ने अब चारों आदमियों की तलाश की और उन्हें लोगों की भीड़ में देखा जो एक जिप्सी ऑर्केस्ट्रा सुन रहे थे जो कि एक पड़ोसी कैफे में बज रहा था। यह एक अजीब बात थी कि वे आर्सेन ल्यूपिन पर ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन अपने आसपास के लोगों के साथ दोस्ताना व्यवहार कर रहे थे। उनमें से एक ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और एक सज्जन के पास गया जिसने फ्रॉक कोट और रेशमी टोपी पहन रखी थी। सज्जन ने दूसरे को सिगरेट जलाने के लिए अपना सिगार दिया और शोलमेस को लगा कि वे एक दूसरे से उस अवसर की मांग से कहीं ज्यादा देर तक बात करते रहे। अंत में सज्जन हंगेरियन रेस्तरां के पास पहुंचे, अंदर गए और चारों ओर देखा। जब उनकी नज़र ल्यूपिन पर पड़ी तो वे आगे बढ़े और उनसे कुछ देर बात की, फिर बगल की एक मेज पर बैठ गए। शोलमेस ने अब इस सज्जन को उस घुड़सवार के रूप में पहचाना जिसने एवेन्यू हेनरी मार्टिन में उन्हें कुचलने की कोशिश की थी। तब शोलमेस को समझ में आया कि ये लोग आर्सेन ल्यूपिन का पीछा नहीं कर रहे थे, वे उसके गिरोह का हिस्सा थे। वे उसकी सुरक्षा पर नज़र रख रहे थे। वे उसके अंगरक्षक, उसके साथी, उसके सतर्क अनुरक्षक थे। जहाँ कहीं भी ल्यूपिन को खतरा होता, ये साथी उसे टालने के लिए तैयार रहते, उसकी रक्षा के लिए। चारों लोग साथी थे। फ्रॉक कोट वाला सज्जन साथी था। इन तथ्यों ने अंग्रेज को सोचने के लिए प्रेरित किया। क्या वह कभी उस दुर्गम व्यक्ति को पकड़ने में सफल हो पाएगा? ऐसे संगठन के पास कितनी असीमित शक्ति थी, जिसका निर्देशन ऐसे प्रमुख द्वारा किया जाता था। उन्होंने अपनी नोटबुक से एक पन्ना निकाला, पेंसिल से कुछ पंक्तियां लिखीं, जिन्हें उन्होंने एक लिफाफे में रखा और अपने बगल की बेंच पर बैठे लगभग 15 साल के एक लड़के से कहा, यहाँ मेरे बेटे, एक गाड़ी ले लो और इस पत्र को स्विस शराबखाने प्लेस डू चेटेलेट के खजांची तक पहुंचा दो। जल्दी करो। उसने उसे 5 फ्रैंक का सिक्का दिया और लड़का गायब हो गया। आधा घंटा बीत गया। भीड़ बढ़ती जा रही थी और शोलमेस को बीच बीच में आर्सेन ल्यूपिन के साथी ही दिखाई दे रहे थे। तभी कोई उसके पास आया और उसके कान में फुसफुसाया, अच्छा, क्या बात है मॉन्सियर शोलमेस? आह, ये तुम हो, गनीमाद। हाँ, मुझे शराबखाने में तुम्हारा नोट मिला। क्या बात है? वो वहाँ है। आपका क्या मतलब है? वहाँ, रेस्तरां में, दाईं ओर झुको। क्या अब तुम उसे देख रहे हो? नहीं, वो महिला के लिए शैंपेन का गिलास डाल रहा है। वह ल्यूपिन नहीं है। हाँ, यह है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। आह, फिर भी, हो सकता है। यह उससे काफी मिलता जुलता है। गनीमाद ने भोलेपन से कहा। और बाकी लोग साथी? नहीं, उनके बगल में बैठी महिला लेडी क्लीवेडन है, दूसरी डचेस डी क्लेथ हैं। ल्यूपिन के सामने बैठे सज्जन लंदन में स्पेन के राजदूत हैं। गनीमाद ने एक कदम आगे बढ़ाया। शोलमेस ने उसे बरकरार रखा। समझदारी से काम लो, तुम अकेले हो, वह भी ऐसा ही है। नहीं, उसने बुलेवार्ड पर पहरा देने के लिए कई आदमी रखे हैं। और रेस्तरां के अंदर वह सज्जन।
और जब मैं आर्सेन ल्यूपिन का कॉलर पकड़ूंगा और उसका नाम बताऊंगा तो पूरा कमरा और सभी वेटर मेरी तरफ हो जाएंगे। मैं कुछ पुलिस वालों को रखना पसंद करूंगा, लेकिन महाशय शोल्मेस, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हमें उसे जब भी संभव हो पकड़ना चाहिए। वह सही था, शोल्म्स को ये पता था। अवसर का लाभ उठाना और प्रयास करना बेहतर था। शोल्म्स ने गनीमार्ड को बस ये सलाह दी, जितना संभव हो सके अपनी पहचान छुपाओ। शोल्मेस एक समाचार पत्र की दुकान के पीछे खिसक गया, जहां से वह अभी भी ल्यूपिन को देख सकता था, जो लेडी क्लीवेडन की ओर झुका हुआ बातें कर रहा था और मुस्कुरा रहा था। गनीमत जेबों में हाथ डाले सड़क पार कर रहा था, मानो वह बुलेवार्ड से नीचे जा रहा हो, लेकिन जब वह विपरीत फुटपाथ पर पहुंचा तो वह तेजी से मुड़ा और रेस्तरां की सीढ़ियों पर चढ़ गया। एक तीखी सीटी बजी। गनीमत हेड वेटर से टकराया, जो अचानक दरवाजे पर खड़ा हो गया था, और अब उसने गुस्से के साथ गनीमत को पीछे धकेल दिया, मानो वह कोई घुसपैठिया हो जिसकी मौजूदगी रेस्तरां को बदनाम कर सकती हो। गनीमत हैरान था। उसी क्षण फ्रॉक कोट पहने सज्जन बाहर आए। उन्होंने जासूस की भूमिका निभाई और वेटर के साथ एक रोमांचक बहस में शामिल हो गए। दोनों ने गनीमत को पकड़ लिया, एक ने उसे अंदर धकेला, दूसरे ने उसे इस तरह से बाहर धकेला कि उसके सभी प्रयासों और उसके उग्र विरोधों के बावजूद दुर्भाग्यपूर्ण जासूस जल्द ही खुद को फुटपाथ पर पाया। संघर्ष कर रहे लोगों को भीड़ ने घेर लिया था। शोर से आकर्षित होकर दो पुलिसकर्मियों ने भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रहस्यमय प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और भीड़ की पीठ और कंधों को दबाकर वे आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन अचानक, मानो जादू से, भीड़ छट गई और रेस्तरां का रास्ता साफ हो गया। हेड वेटर ने अपनी गलती को पहचानते हुए माफी मांगी। फ्रॉक कोट वाले सज्जन ने जासूस की ओर से अपने प्रयास बंद कर दिए। भीड़ तितर बितर हो गई। पुलिस वाले आगे बढ़ गए और गनीमत उस मेज की ओर तेजी से बढ़ा जिस पर 6 मेहमान बैठे थे। लेकिन अब वहां सिर्फ 5 ही बचे थे। उसने चारों ओर देखा। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता दरवाजा था। वह व्यक्ति जो यहाँ बैठा था। उसने 5 आश्चर्यचकित मेहमानों से पूछा, वो कहाँ है? महाशय डास्ट्रो। नहीं, आर्सेन ल्यूपिन। एक वेटर उसके पास आया और बोला। वो सज्जन ऊपर चले गए। गनीमत उसे ढूंढने की उम्मीद में दौड़ा। रेस्तरां की ऊपरी मंजिल पर निजी भोजन कक्ष थे और बुलेवार्ड तक जाने के लिए एक निजी सीढ़ी थी। गनीमत ने बुदबुदाते हुए कहा, अब उसे ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। वो इस समय बहुत दूर जा चुका है। वो ज्यादा दूर नहीं था, ज्यादा से ज्यादा 200 गज की दूरी पर मेडेलिन बैस्टल ऑनिबस में, जो प्लेस डे ला ओपरा से बुलेवार्ड डेस कैपुसन्स की ओर अपने 3 घोड़ों के साथ बहुत शांति से आगे बढ़ रहा था। प्लेटफॉर्म पर 2 मजबूत लोग आपस में बातें कर रहे थे। सीढ़ियों के पास ऑनिबस की छत पर एक बूढ़ा आदमी सो रहा था। वो हेरलॉक शोल्म्स था। गाड़ी की गति से हिलते हुए, सिर हिलाते हुए, अंग्रेज ने खुद से कहा, अगर विल्सन मुझे अभी देख पाता तो उसे अपने सहयोगी पर कितना गर्व होता। वाह! जैसे ही आदमी ने सीटी बजाई, यह अनुमान लगाना आसान था कि खेल हार गया है। कुछ नहीं किया जा सकता था, सिवाय बाहर निकलने वालों को देखने और ये देखने के कि हमारा आदमी भाग न जाए। सच में, ल्यूपिन जीवन को रोमांचक और दिलचस्प बनाता है। अंतिम बिंदु पर हेरलॉक शोल्मेस ने झुककर आर्सेन ल्यूपिन को ओमनिबस से उतरते देखा, और जब वह अपने अंगरक्षकों के सामने से गुजरा तो शोल्मेस ने उसे यह कहते सुना, ए ला एटोइल, बिल्कुल, एक मिलन स्थल। मैं वहां पहुंचूंगा, शोल्मेस ने सोचा। मैं उन 2 आदमियों का पीछा करूंगा। ल्यूपिन ने एक कार ली, लेकिन वे लोग पूरी दूरी पैदल ही तय कर गए। उनके पीछे शोल्मेस भी था। वे एक सनकरे घर नंबर 40 रुए चालग्रिन पर रुके और घंटी बजाई। शोल्मेस ने एक दरवाजे की छाया में अपना स्थान ग्रहण किया, जहां से वह संबंधित घर को देख सकता था। एक आदमी ने भूतल की एक खिड़की खोली और शटर बंद कर दिए, लेकिन शटर खिड़की के ऊपर तक नहीं पहुंचे। चोरी स्पष्ट थी। 10 मिनट के बाद एक सज्जन ने उसी दरवाजे पर घंटी बजाई और कुछ मिनट बाद एक और आदमी आया। कुछ ही देर बाद एक कार घर के सामने रुकी, जिसमें 2 यात्री थे।
आर्सेन ल्यूपिन और एक महिला जो एक बड़े से लबादे और मोटे घूंघट में छिपी हुई थी। निस्संदेह वह गोरी महिला, शॉल्म्स ने अपने आप से कहा, जब कार चली गई। हेरलॉक शोल्मेस अब घर के पास पहुंचा, खिड़की के किनारे पर चढ़ा और पंजों के बल खड़ा होकर शटर के ऊपर की खिड़की से देखने में सक्षम हो गया। उसने क्या देखा? आर्सेन ल्यूपिन मेंटल के सहारे झुककर काफी उत्साह से बोल रहा था। बाकी लोग उसके चारों ओर इकट्ठा होकर उसे ध्यान से सुन रहे थे। उनमें से शोल्मेस ने आसानी से फ्रॉक कोट पहने सज्जन को पहचान लिया और उसने सोचा कि अन्य पुरुषों में से एक रेस्तरां के हेड वेटर जैसा दिखता है। गोरी महिला के बारे में, वह खिड़की की ओर पीठ करके कुर्सी पर बैठी थी। वे परामर्श कर रहे हैं, शोल्मेस ने सोचा। वे रेस्तरां में हुई घटना से चिंतित हैं और युद्ध परिषद कर रहे हैं। उन सभी को एक ही झटके में पकड़ लेना कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा। उनमें से एक दरवाजे की ओर बढ़ा, शोल्मेस जमीन पर कूद गया और छाया में छिप गया। फ्रॉक कोट पहने सज्जन और हेड वेटर घर से बाहर चले गए। एक पल बाद पहली मंजिल की खिड़कियों पर रोशनी दिखाई दी, लेकिन शटर तुरंत बंद हो गए और घर का ऊपरी हिस्सा अंधेरे के साथ साथ निचले हिस्से में भी अंधेरा हो गया। शोल्मेस ने कहा, ल्यूपिन और महिला भूतल पर रहते हैं, दोनों सहयोगी ऊपरी मंजिल पर रहते हैं। शोल्मेस रात के अधिकांश समय वहीं रहा। उसे डर था कि अगर वह चला गया तो आर्सेन ल्यूपिन उसकी अनुपस्थिति में वहां से चला जाएगा। 4 बजे सड़क के अंत में 2 पुलिसकर्मियों को देखकर वह उनके पास गया, उन्हें स्थिति बताई और उन्हें घर की निगरानी करने के लिए छोड़ दिया। वह रूए पेरगोलेसे में गनीमाड के निवास पर गया और उसे जगाया। वह अभी भी मेरे पास है, शोल्मेस ने कहा। आर्सेन ल्यूपिन, हाँ, अगर तुमने उसे पहले से बेहतर तरीके से नहीं पकड़ा है तो मैं वापस बिस्तर पर चला जाऊंगा। लेकिन हम थाने भी जा सकते हैं। वे रूए मेसनल में स्थित पुलिस स्टेशन गए और वहां से कमिश्नरी मोन डेकोइंट्रे के निवास पर पहुंचे। फिर आधा दर्जन पुलिसकर्मियों के साथ वे रूए चार्ल्ग्रिन गए। कुछ नया? शोल्मेस ने दोनों पुलिसवालों से पूछा। कुछ नहीं, अभी पौ फटने ही वाली थी कि भागने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने के बाद कमिश्नर ने घंटी बजाए और दरबान से पूछताछ शुरू की। सुबह सुबह हुए इस हमले से महिला बहुत डर गई और उसने कांपते हुए जवाब दिया कि ग्राउंड फ्लोर पर कोई किराएदार नहीं है। क्या किराएदार नहीं? गनीमाड ने कहा। नहीं, लेकिन पहली मंजिल पर लेरॉक्स नाम के 2 आदमी रहते हैं। उन्होंने कुछ देहाती रिश्तेदारों के लिए भूतल पर अपार्टमेंट को सुसज्जित किया है। एक सज्जन और महिला। हाँ, कल रात यहाँ कौन आया था? शायद, लेकिन मुझे नहीं पता। मैं सो रहा था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि चाबी यही है। उन्होंने इसके लिए पूछा नहीं था। उस चाबी से कमिश्नर ने ग्राउंड फ्लोर के अपार्टमेंट का दरवाजा खोला। इसमें सिर्फ 2 कमरे थे और वे खाली थे। असंभव, शोल्मेस ने कहा। मैंने उन दोनों को इसी कमरे में देखा था। मुझे आपकी बात पर कोई संदेह नहीं है, कमिश्नर ने कहा, लेकिन वे अब यहाँ नहीं हैं। चलो पहली मंजिल पर चलते हैं। वे वहीं होंगे। पहली मंजिल पर लेरॉक्स नाम के 2 आदमी रहते हैं। हम मेसियर्स लेरॉक्स की जांच करेंगे। वे सभी सीढ़ियां चढ़ गए और कमिश्नरी की घंटी बजी। दूसरी घंटी बजने पर एक आदमी ने दरवाज़ा खोला। वह अपनी कमीज पहने हुए था। शोल्मेस ने उसे ल्यूपिन के अंगरक्षक के रूप में पहचाना। उस आदमी ने गुस्से में कहा, सुबह के इस समय इतना हंगामा करने और लोगों को जगाने का क्या मतलब है? लेकिन वह अचानक आश्चर्यचकित होकर रुक गया। भगवान मुझे माफ करें, सच में सज्जनों, मैंने ध्यान नहीं दिया कि वह कौन था। क्यों? यह महाशय डेकोइंट्रे है। और आप, महाशय गनीमाड, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? गनीमाड जोर से हंसने लगा, जिससे वह दुगना झुक गया और उसका चेहरा काला पड़ गया। आह, ये तुम हो, लेरॉक्स, वह हकलाया। ओह, ये बहुत मज़ेदार है। लेरॉक्स, आर्सेन ल्यूपिन का साथी। ओह, मैं मर जाऊंगा। और तुम्हारा भाई, लेरॉक्स, वह कहाँ है? एडमंड, आदमी ने पुकारा। ये गनीमाड है, जो हमसे मिलने आया है। एक और आदमी आया और उसे देखते ही गनीमत की खुशी दोगुनी हो गई। ओह, हमें तो इसका अंदाजा ही नहीं था।
आह मेरे दोस्तों, अब आप बड़ी मुश्किल में हैं। कौन जानता था कि ऐसा हो सकता है। शोल्मेस की ओर मुड़ते हुए गनीमार्ड ने उस व्यक्ति का परिचय कराया। विक्टर लेरॉक्स, हमारे कार्यालय का एक जासूस, लॉ ब्रिगेड के सबसे अच्छे लोगों में से एक। एडमंड लेरॉक्स, मानव विज्ञान सेवा में मुख्य क्लर्क।